एक्टिव से समझ आ गया आपको क्या कुछ एडबैक होगा और क्या कुछ लेस होगा, क्लियर है। अब आपको पेपर्स में यही पर्सपेक्टिव सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कभी भी लेसर के पर्सपेक्टिव से आ जाए तो याद रखिएगा जो इसको इंटरेस्ट इनकम मिल रही होगी इसने अकाउंटेंट ने ऐड बैक की होगी, हम लेस करवाएंगे। जो लीज रेंटल मिलेंगे वो इनकम में ऐड करेंगे और ये बंदा क्या करेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, ये तो ना भूलेगा, तो ये चार्ट तो नहीं भूलेगा आप लोगों का। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमारा लीज का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है या जी पूछें, इस बंदे ने इसको इंटरेस्ट पे किया, ये इसने इनकम में ऐड किया अकाउंटेंट ने, हम उसको इनकम नहीं मानते, हम वो क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। क्यों? इसकी इनकम क्या है जो इसने लीज रेंटल रिसीव की है, तो लीज रेंटल इसकी इनकम है, वो इनकम में ऐड हो रहा है। जो इसने अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट इनकम लिखी हुई है वो हम लेस करवा देंगे, सिंपल सी बात है। लीज रेंटल ज़्यादा होता है, लीज रेंटल ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट कम होता है। लीज रेंटल ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट कम होता है। हम उसने इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया हुआ था, हमने वो लेस करवा दिए। लीज रेंटल ऐड कर दी, उसकी इनकम बढ़ गई है, टैक्स ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। ऐसे लोग कंप्लेंट होते हैं। अच्छा, आपने लेसी ने क्या लिया हुआ था, लीज पे एसेट लिया हुआ था। अब जब लीज की मैच्योरिटी हो जाती है, ख़त्म हो गई, फिर लेसर जो है इसको क्या देगा, ऑप्शन देगा कि तुमने एसेट जो है मुझसे ख़रीदना है तो बताओ। फिर ये बंदा क्या करेगा, ये एसेट को बाय कर लेगा। ये सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए किसके ऊपर, या तो स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर, या जो भी इसकी बारगेनिंग प्राइस होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड करेगा। आपने एक एसेट लिया था 5 साल के लिए लीज़ के ऊपर, आपने एसेट कितने के लिए लिया, 5 साल के ऊपर लीज़ के ऊपर आपने एसेट लिया था। ठीक है, अब टैक्स पर पर्सपेक्टिव से बताएं, ईयर 1 में सिर्फ आप क्या क्लेम कर सकेंगे, जो लीज रेंटल्स हैं वही क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, ईयर 4 में भी, ईयर 5 में भी। जब तक आप उस लीज एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, लीज रेंटल सिर्फ आप लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे लीज क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई है, 5 साल पूरे हो गए हैं या मैच्योरिटी जब भी है। अब वो क्या कहेगा, भाईजान एसेट लेना है कि नहीं लेना, ये हमारी मर्ज़ी है। अगर हम एसेट ख़रीद लेते हैं तो इस दिन के ऊपर, इस डे के ऊपर जो इस लीज एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होगी, क्या होगी, रेजिडुअल वैल्यू, या जो भी होगी हमारी बारगेनिंग प्राइस, कि हम उससे बारगेन करेंगे कि भाई एसेट तो पुराना हो गया 5 साल, हमें इतने का दे दो। रेजिडुअल वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, हमारी रेजिडुअल वैल्यू ही होती है, या हम लेंगे बारगेनिंग प्राइस, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस एसेट को बाय कर लेंगे और फिर यही हमारी क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी, और हम क्या करेंगे, फ्यूचर में इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एसेट था 1 मिलियन का, आपने लीज पे लिया हुआ था, आप हर साल उसका जो लीज रेंटल है वो 2 लाख पे कर रहे थे, आप लीज रेंटल पे कर रहे थे, आप उसको लेस करवा रहे थे। 5 साल पूरे हुए तो उन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपया इसकी जो है वो रेजिडुअल वैल्यू है, आप इसके ऊपर ख़रीदना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये 2.5 लाख रुपया पकड़ो, मुझे ये एसेट जो है मेरे नाम कर दो, मैं ख़रीद के लेके आ गया। अब चूँकि मैंने इस एसेट को ख़रीद लिया है, ये मेरा अपना एसेट हो गया है, ये लीज तो नहीं रह गया ना, तो मैं इसको ख़रीद के लेके आया। अब ये मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी, और फ्यूचर में मैं इस कॉस्ट के ऊपर रेट लगा के क्या करूँगा, डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये लीज़ का पूरा सिनेरियो है जो पेपर में आ चुका हुआ है, जो पेपर में नहीं आया और जो पेपर में आ सकता है, सारी बात जो है हमने यहाँ पे कर ली है। अगर लीज़ ख़त्म होने से पहले भी ले लेगा तो वो किसी ना किसी प्राइस पे लेगा, एग्रीड प्राइस तो होगी,
वही प्राइस उसके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। तो लीज रेंटल के मुतालिक जो हमने बातें की हैं ये आपने याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन एड बैक, इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक, लेस सिर्फ क्या होगा लीज रेंट। अगर तुम लोगों ने पेपर में लीज रेंटल की बजाय कुछ और लेस करवा दिया, वाजिबुल फेल। कत्ल तो बहुत बड़ी सज़ा होती है, वाजिबुल जहन्नम करवा दूंगा। जब बता रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज़ लेस होगी, वो क्या है, लीज रेंटल, बाकी सब कुछ क्या होगा, एड बैक हो रहा होगा। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड ना हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का सवाल जो है थ्योरेटिकल आपको क्या कर सकता है, आ सकता है। सिनेरियोज देख रहे हैं, इस तरह के थ्योरेटिकल सिनेरियोज आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आते हैं। अभी तक जितनी हमने बातें की हैं स्पेशल एक्सपेंडिचर्स की या सेक्शन नंबर 21 की, अगर वो उसमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का पूछेगा। वो क्या है, कहता है जी XYZ लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ केमिकल। पहली बात है कि पता होना चाहिए कि वो कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा काम नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, केमिकल्स में। अगर ये फार्मास्यूटिकल होते तो फिर हमें एक रूल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो कौन सा होगा, एडवर्टाइजमेंट वाला। तो हमें पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। कहता है जी पहला, ₹150,000 given as a scholarship to Mr. Samil, a citizen of Pakistan, for his technical training in connection with a scheme approved by a board under the relevant provision of law. Mr. Samil is not an employee of XYZ Limited. जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अगर कोई बोला ना तो उसको डंडा फेर दूंगा मैं। जी मिस खिजरा, या अल्लाह बाद में कहना, अब तो आपको बताना पड़ेगा, अब तो आपको बताना पड़ेगा। इतना गंदा रिएक्शन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना आज तक। या अल्लाह, ये क्या बात है, पेपर देना कि नहीं देना। ये बुलंगो बंग दावे यहाँ से भी आए थे राइट आफ्टर द रिजल्ट। 1 घंटा 30 मिनट मेरे ज़ाया हुए थे। बस इस दफ़ा तो ऐसी आग लगनी। तो जवाब देते हुए क्या हो रहा है, या अल्लाह बताएं, मिस बताएं क्या ट्रीटमेंट है इसका। इतना इंस्टेंट जवाब नहीं आएगा आपको। नहीं मुझे बताएं ना, ये क्या किसी की मैं आपको बताऊं, वो वाली काउंसलिंग का डे बताऊं आपको। बस इस दफ़ा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जितने सवाल कहेंगे, जितने सवाल पूछेंगे, जवाब दिए जाएंगे। ऐसा था कि नहीं था मिस? मैंने आपको कहा था क्लास में नहीं था। ये इससे कहा था मैंने। मेरे पास उसामा वहीद भी गवाह है उस दिन का। तो बताएं इसका जवाब बताएं, क्या होगा ना। ये नेक्स्ट टाइम करते करते नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाती है बंदे की। तो ये पहले ये जवाब देंगे तो पेपर पास होगा ना। बताएं क्या ट्रीटमेंट है, मैक्सिमम क्या होगा गलत, वो तो मुझे पता होना ही है। तो बताएं, ये लिखा हुआ है। सिंपल। तो इसे डर क्यों रही हैं, रो क्यों रही हैं? हमने यही रूल पढ़ा है अभी किसके पॉइंट में, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के पॉइंट में। वहाँ पे आपको ये बकायदा हाईलाइट करवाया था कि अगर किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, जरा वो पॉइंट निकालें एम्प्लॉयज ट्रेनिंग वाला, शाबाश जल्दी से। कहाँ है? अब उस पर लिखा हुआ है, हाईलाइट करवाया हुआ है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं आप वो क्लेम कर सकते हैं। ऑल्दो इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि वो एम्प्लॉय नहीं है। तो क्या यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय होना लाजमी है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही। तो ये एक्सपेंस क्या करवा सकते हैं आप, क्लेम करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2। अब ये 2 नंबर का, ये आप देखें तो ये 2 नंबर का सवाल है। ये सवाल 2 नंबर का है कि दिस एक्सपेंस कैन बी क्लेम। रीज़न क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग वगैरह है उसकी वजह से। अगला करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ XYZ शेयर्स रिकॉर्ड हैज़ बीन आउटसोर्स। टोटल एक्सपेंडिचर 4 लाख है इंक्लूडिंग द फी ऑफ ₹2,45,000 टू इंक्रीज द कंपनी ऑथराइज कैपिटल।
बिजनेस एक्सपेंस है, क्लेम जो है ये क्या हो सकता है, हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 पे बताएं जरा क्या होगा। पॉइंट नंबर 3 फखर। पॉइंट नंबर 3 और कोई नहीं बोलेगा। पॉइंट नंबर 3 है जी फखर साहब, कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 लाख टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन इट्स अकाउंटिंग सिस्टम हैज इंश्योर्ड दैट व्हेन एनी पेमेंट इज मेड, ध्यान से ये लाइन पढ़नी है, when any payment is made from the fund to an employer, tax would be deducted at source the amount of the payment and if the payment is charged to tax under income। ध्यान से पढ़ें कि अगर आप किसी प्रोविडेंट फंड से पेमेंट कर रहे हैं और आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट की हुई है, आप टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा फखर साहब? सेक्शन नंबर 21 चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट्स मेड हैं, आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, तो आपने जो पेमेंट करनी होती हैं आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। फिर 50,000 मोटर व्हीकल टैक्स, ये भी क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए आपने पे किया है, ये हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नहीं, उसने कहा है, ध्यान से एक मिनट, कहानी चेंज हो रही है। कह रहा है उसने एक एसेट्स को खरीदना है, एसेट खरीदना इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी वैल्यूएशन के लिए खर्चा करवा रहे हैं। क्या इज दिस एक्सपेंस इज सोलली रिलेटेड टू योर बिजनेस और नॉट? तो बिजनेस का क्लेम हो जाएगा। ये एसेट खरीदने हैं ना, अगर आप खर्चा नहीं करोगे आपको वैल्यू ही पता नहीं लगेगी। जब वैल्यू ही पता नहीं तो कैसे खरीदोगे? नहीं खरीद सकते, तो ये कैसे हो सकता? नहीं, कार वगैरह लेते हैं उसके इंस्पेक्शन जो कराते हैं वो ऐड लेस हुए। हाँ, उसके बाद है एहतशाम। पॉइंट नंबर 6, 7 दोनों बता दो। एहतशाम पॉइंट नंबर 6 और 7 दोनों बताओगे। ये ऊपर वाला फलाओ कैसे? डिसअलाउ। पॉइंट नंबर 6 क्यों है एहतशाम, क्यों डिसअलाउ है? वायलेशन ऑफ लॉ पेनल्टी है, डिसअलाउ होती है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो क्या है कि ये कंप्यूटर परचेज़ किया है, ये कैपिटलाइज होगा, इसकी हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जा रही होगी। पॉइंट नंबर 8 मिस हजीरा। पॉइंट नंबर 8 बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा? मैंने क्या किससे पूछा? मैंने, तुम सारे मिस हो। किसने बताया? ये फेक ही है, किसने बताया अभी? तेरी है कि बस है, वो मुझे आता नहीं है। हलाओ, इसका ट्रीटमेंट पॉइंट नंबर 9 का अलाउ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इतिहास गवाह रे, आज तारीख क्या है? 16। मैंने 9 का है। 16 तारीख 16 जुलाई 2023 3:25 के ऊपर ये इतिहास में लिख दिया जाएगा कि डोनेशन जो है एक पर्सन ने क्या कहा है, एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो जाती है। हालांकि 3 दिन से गला दर्द हो रहा है बता बता के कि डोनेशन कभी भी बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर रेलेवेंट डोनेशन हुई है तो उसका रिबेट क्लेम करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? मतलब ये बात बताते हुए बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया है? कौन सा था मैंने पॉइंट? कौन सा पॉइंट? 9 जी मिस। पॉइंट नंबर 10 10वां बताएं क्या ट्रीटमेंट है, और खुद बताना है दाएं बाएं से पूछे बिना, अपनी ओपिनियन से। पहले पूरा पढ़ ले,
पहले पूरा पढ़ लें फिर बताइएगा। तूने इस तरह हाथ पर जमात करा रहा है, पूछ लिया, नहीं मैंने खुद बताया। पूछ के बता दिया। क्यों अलाउ होगा? अब मुझे रीज़न बतानी है आपने। सर, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कल हमने रूल पढ़ा था, उसमें था कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस पर्पस के लिए होना यस, बिकॉज यहाँ पे उसने कहा है हम टेक्निकल मैनेजर को भेज रहे हैं और वो किसके लिए जा रहा है? बिजनेस पर्पस के लिए। अगर ये उसका पर्सनल एक्सपेंस होता तो डिसअलाउ था। अब चूंकि बिजनेस एक्सपेंस है ये क्या होगा? अलाउ होगा। अगर ये 15,30,000 रुपया कैश में पे कर दिया जाए तब क्या ट्रीटमेंट होगा? कोई नहीं बोलेगा। उसने आज हाथ खड़ा कर लिया। एक मिनट बता, अगर ये 15,30,000 कैश में पे हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगा? कल हमने पढ़ा था, एक्सेप्शन याद है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस जितने भी हों हम क्या कर सकते हैं? कैश में पे कर सकते। कल आप आज नहीं आए थे ना, लिखते भी नहीं लिया होगा। क्यों? साथ वाला कहाँ गया? सनान किस चीज़ की? ये पॉइंट नंबर 11 जो है ये भी हमने डिस्कस नहीं किया। पॉइंट नंबर 12 कौन बताएगा? एक मिनट, लेट मी फाइंड समवन, लेट मी फाइंड मिस आप। पॉइंट नंबर 12 चलें पढ़ लें, 2 मिनट ले लें, सारे लें इसको 2-2 मिनट। अब आपने बोला है, अब आप बताएंगी। साथ ही मुँह कर देते हैं। इतने तो यू टर्न इमरान खान ने ज़िंदगी में जितने आप लोग ले रहे होते हैं। वो सिपाही तो चलो यार उससे भी ऊपर चले गए हैं। जी मिस बताएं। बताएं क्या ट्रीटमेंट है इसका? एडिबल ऑयल वाला एक पॉइंट था। एडिबल ऑयल वाला पॉइंट ही कोई नहीं था। चाय तेरी ख़त्म हो गई, तूने आखिरी घूंट कतरा ही पी लिया है, तूने कर लिया फील ऐड, जो ऐड आती है उसकी आम के जूस वाली, कर ली फील, उसमें चाय पी ली है। बता इसका ट्रीटमेंट क्या है? तेरे से फाइन की एडजस्टमेंट हुई नहीं है और बातें करें कटरीना कैफ की। शायद कटरीना कपूर हो गई है, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ भी बता क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? शायद क्यों, कंफर्म बता। हाँ भी फ़खर क्या ट्रीटमेंट होगा? सिर्फ पता था मैं यहाँ बैठा होता। क्या ट्रीटमेंट होगा? चाहे इसमें चीनी कम थी वरना बता देता। जी मिस हाजिरा, क्या ट्रीटमेंट होगा? स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन नंबर 1, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्चेंडाइज या रॉ मटेरियल फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आता बल्कि किस में जाता है? नॉर्मल बिजनेस में जा रहा होता है। ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, केमिकल्स बना रहा है। पहली बात है क्या बना रहा है? ये केमिकल्स बना रहा है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल का ताकि वो एडिबल ऑयल्स वगैरह जो उससे बनाते हैं उसको बेच सके। किसका कॉन्ट्रैक्ट है? रॉ मटेरियल का।
प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए तो हमें पढ़ के आ चुके हुए हैं, इस पे जिसको गेन या लॉस वगैरह होगा वो स्पेकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि वो नॉर्मल इनकम का पार्ट बन रहा होगा। हमें डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। तो ये आपको अगर गेन हुआ है तो नॉर्मल बिजनेस में क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर रहे होंगे। क्लियर है? भाई कह रहे हैं सर चाय और पी नहीं उसको पी। अब तो डिस्कस करते हैं हम बैड डेट्स को। बैड डेट्स क्या होते हैं, किस तरह से ट्रीट होने हैं टैक्स में, उसको डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। उसमें बैड डेट्स के एक दो बातें हैं जो सिंपल आपने याद रखनी है, और अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अनपेड रेंट के अगर रूल्स याद है ना, वो 4 पॉइंट्स, तो बैड डेट्स की रिकवरी भी याद हो जाएगी। पहली पॉइंट कि जितनी भी प्रोविजंस हैं, जितनी भी आपने प्रोविज़न क्रिएट की है, ऐड बैक हो जाएगी। प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्या होती है, ऐड बैक हो जाती है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? इसको लिख लें। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ये क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। उसने कभी भी आपको कोई किसी किस्म की प्रोविज़न गिवन की है ना, वो हमेशा क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी, आप उसे लेस नहीं करवा सकते। अकाउंटेंट ने क्या किया होता है, अकाउंटेंट ने प्रोविज़न लेस करवाई होती है पहले, टैक्स वाले क्या करेंगे, प्रोविज़न को जो है वो ऐड बैक कर देंगे। फिर नंबर 2, जो अकाउंटेंट ने ये जिक्सर सी, अकाउंटेंट ने अगर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ है बैड डेट का, लेस करवाए हुए हैं, वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। हमने क्या करना है, टैक्स का ट्रीटमेंट जो है उसको हमने देखना है क्या होता है और क्या नहीं होता। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है गुड डेट और बैड डेट्स क्या होते हैं। मिस, फिर आपने अल्लाह को याद कर लिया। गुड डेट्स और बैड डेट्स क्या होते हैं? तो बैड डेट्स क्या होते हैं मुझे ये बता दें, बैड डेट क्या होते हैं? बैड डेट जैसे जो रिकवर नहीं होते ना। सिंपल सी बात है कि आपने किसी को उधार पे सामान बेचा हुआ है, आपने उससे रिकवरी करनी थी, अगर आप उससे रिकवरी नहीं कर पाते तो वो क्या कहलाएंगे, आपके बैड डेट कहलाएंगे। गुड डेट कौन से होते हैं, जिनसे रिकवरी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, कॉलेज में आते हैं बच्चे, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करते हैं कि यार जी हमें इंस्टॉलमेंट कर दें, हम आपको फ़ी पे कर देंगे, ये इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। अब जिससे पूरी रिकवरी हो जाती है वो इनका कौन है, गुड डेट है। जो डिफ़ॉल्ट कर देता है वो क्या है, इनके लिए बैड डेट है। फिर वो क्या कर रहा होता है, इनके ख़िलाफ़ ही पोस्ट कर रहा होता है कि हमें यहाँ ठंडा पानी नहीं मिल रहा होता, यहाँ पे लाइटें नहीं चल रही होती, तो भाई ठंडा पानी मिल रहा तो चल रही है ना। तो वो क्या होते हैं, फिर वो बैड डेट्स वगैरह हो रहे होते हैं। चाय में चीनी कम है, ठीक है, तो मेरे वलीमे ते आए हैं इंशाल्लाह, कभी भी नहीं। तो इसकी 5 किलोमीटर की हदूदों की यूद में देख के गोली मारने का ऑर्डर दिलवाऊंगा मैं। अब रिमेंबर, जो बैड डेट्स है ना, टैक्स में आप बैड डेट्स को क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी ये कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। ये कंडीशंस थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अनपेड रेंट क्लेम करने की कंडीशंस याद है? नहीं याद होंगी। अगर मैं अभी किसी से पूछ लूँ तो कहेंगे सर नहीं पूछना, भूल गई हुई है, तो नहीं पूछता मैं आपसे, नहीं पूछता। इसलिए उसी से मिलती जुलती ना ये कंडीशंस हैं, ये क्राइटेरिया है जो हमने क्या करना है, याद करना है। क्या कि अगर आप किसी भी अमाउंट को बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन उसी को आप रेप्लिकेट करें कि आपने ये जो डेट है प्रीवियसली इनकम के तौर के ऊपर अपना पार्ट बनाया हुआ था।
प्रीवियसली आपने इसको इनकम का पार्ट बनाया हुआ था, प्रीवियसली क्या किया हुआ था, आपने इसको अपनी सेल्स में शो किया हुआ था। अगर आपने एक बंदे को इसी साल सेल की है और इसी साल अगर रिसीव नहीं हुआ तो ये बैड डेट नहीं मानेंगे, कहेंगे इस साल उसको सेल्स करो, अपने सेल्स का पार्ट बनाओ, उसके ऊपर टैक्स पे करो। अगर अगले साल आपको ये रिकवर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बैड डेट के तौर के ऊपर कंसिडर कर रहे होंगे। वही बात जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम पढ़ के आ चुके हैं सेम है, तो ये बात कोई नई नहीं है। और आपको फिर यकीन हो कि ये बैड डेट वाकई ही रिकवर नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, हम उसको बैड डेट कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, बैंक ने लोन दिया हुआ हो, अगर बैंक ने लोन दे दिया है और बैंक को लोन की रिकवरी नहीं हो रही तो वो उसको भी बैड डेट नहीं माना, अगर नहीं हो रही फिर क्या होगा, उसको बैड डेट माना जा रहा होगा। अगर एक कंपनी है वहाँ पे बनती हैं फर्टिलाइज़र्स बनती हैं, फर्टिलाइज़र सेल कर रहे हैं उधार के ऊपर, पैसे नहीं मिले, वो बैड डेट है। अगर उस कंपनी ने अपने किसी एम्प्लॉय को लाख रुपए का लोन दे दिया है और एम्प्लॉय लेके भाग गया है, क्या ये बैड डेट है? ये बैड डेट कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज ये ऑर्डिनरी केस कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने क्या करना है, उसको लेके चलना है। अब ये सेकंड वाला जो एम्प्लॉय को लोन दिया है, ये बैड डेट क्यों नहीं कंसिडर होगा, बिकॉज उसने क्लियरली कहा है कि ये जो डेट है ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रीवियसली पार्ट होना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉय को लोन देते हैं, क्या हम उसको अपनी इनकम में शो कर रहे होते हैं? हम तो शो ही नहीं कर रहे होते, तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। वो आपको कह सकता है बैड डेट्स की इन्फॉर्मेशन में गिवन कर देगा, ये आपके इस महीने के, इस साल के जो बैड डेट्स हैं वो 1 मिलियन के हैं, उस 1 मिलियन में से 8 लाख जो है वो कस्टमर से मुतालिक है, कस्टमर को सेल की हुई थी। 2 लाख रुपए का आपने लोन दिया था एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय भाग गया। अब वो जो 8 लाख है वो है आपका बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिकॉज आपने वो सेल्स की हैं, आपने उसको इनकम का पार्ट बनाया हुआ था। ये जो आपने 2 लाख रुपए का लोन दिया, क्या ये आपने इनकम का पार्ट कहीं बनाया होगा? तो ये कभी भी बैड डेट कंसिडर नहीं होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपने। इस तरह की बाइफर्केशन जो है वो क्या की जा सकती है, गिवन की जा सकती है। वो रिसीवेबल का पार्ट है, बट वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं है ना। हम बैड डेट किसको लेके चल रहे हैं? जिसको आपने आज इस साल अपने इनकम का पार्ट बनाया है। आप इनकम का पार्ट किस चीज़ को बनाते हैं? जो आपने सेल्स की होती हैं। ऐसे ही है, मतलब जो चीज़ आपने सेल की है। ओके, तो त्राह निकाल गया बच्चों की। ओके, चल बहुत वहाँ से ख़राब है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि हैं कौन सी तुम्हारी? अगर माइक बंद होता तो तुझे पता पूरी बात रिकॉर्ड कैसे हुई है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, तेरा हाथ इतना क्यों आगे आ रहा तू? आज आजा आगे। वहाँ से सेट कर दो, आवाज़ ज़्यादा तेज़ है। मैंने यहाँ से कम कर दिया वॉल्यूम। नहीं, वो यहाँ से ही होगा। अभी चेक करें आवाज़। ठीक है, हाँ ये फुल एंड पे इधर ठीक, ये बंद हो गया, बंद हो गया, ये चल गया। ये चल पड़ा खोल के चेक करें सर। वो ठीक है, और मैं कितना काम करूँ? ठीक है सर। थोड़ा सा देखना। अगर तो पहले ले आता तो मैं गले का बैंड ना बचा होता। इको ज़्यादा है आवाज़ में यार।
बिल्कुल एंड पे है। एस्थेटिक बस लो फाई, स्लो रिवर्ब एंड लो फाई कर देते हैं। नहीं अभी भी इको ज़्यादा है। अब सही। अभी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, बोलूँगा अभी भी ज़्यादा है। वही सारे घुमा रहे अभी भी ज़्यादा है। यूट्यूब से वीडियो देख रहा है। तो ट्यूटोरियल देख के आ मेरा भाई, खुद ही बंद किया है। अब देखें यहाँ हम किसकी बात करेंगे, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है वही बैड डेट होगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल इनकी बात करते हैं, इनके लिए अगर बच्चा फ़ीस नहीं पे कर रहा, इंस्टॉलमेंट करवाई है, 1 साल तक रिकवर नहीं करवा पाए, वो इनके लिए बैड डेट है। क्यों? बिकॉज जब ईयर एंड होगा ये अपनी क्या करेंगे, टोटल रिकवरी शो करेंगे कि इतनी मैंने टोटल सेल्स थी, इतने मैंने बच्चों को पढ़ाया था, ये मेरी रिकवरी थी, इसमें से अभी इतनी अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई। अगर अगले साल भी वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई होगी तो फिर ये क्या करेंगे, ये उसको एज अ बैड डेट शो कर रहे होंगे। ऐसे ही है। लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया हो, क्या ये उस लोन को अपने रेवेन्यू में शो कर रहे होंगे? जब वो रेवेन्यू में शो ही नहीं किया तो वो इनकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट भी नहीं बना। जब वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट भी नहीं बना तो वो कभी बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। इसको लिख लें कहीं पे कि लोन टू एम्प्लॉयज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर उसका बिज़नेस ही लोन देना है फिर तो ये है बैड डेट। जैसे बैंक है, बैंक का काम क्या होता है, तो वो तो उसका बैड डेट हो जाएगा बिकॉज उसने अपने वो शो किया होगा अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। इसको लिखे लोन टू एम्प्लॉयज़, लोन टू क्या कह सकते हैं आप, डायरेक्टर्स, लोन टू मैनेजर्स वगैरह जो है, ये कभी भी आपका बैड डेट जो है वो कंसिडर नहीं हो रहा होता। ठीक है। मैंने आपको दिया था, आपने लगाया हुआ है ना? हाँ जी मैंने लगाया हुआ है। जिसके पास अब आवाज़ ठीक है, अभी भी इको है, बंद ही कर देना यार। नहीं सर ठीक है, बच्चों से पूछिए। ठीक है, गुजारा हो जाएगा। अब देखिए ये 3 एंट्रीज को ज़रा समझिएगा। अकाउंटेंट ने जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने सेल्स की, आपकी ओरिजिनल एंट्री पास हुई, डेटर डेबिट, सेल्स जो हैं वो क्या हो गए होंगे, आपके क्रेडिट हो रही होंगी, आपका बैड डेट होगा। अब जब आपने ये सेल्स की थी, ये सेल्स जो हैं आपके प्रॉफिट का पार्ट बनी थी, इसलिए ये जो बैड डेट होगा ये क्या हो जाएगा, आप इसका ट्रीटमेंट लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडवांस दिया था एम्प्लॉय को, ये एडवांस वगैरह जो है ये कभी भी आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं बना था, ऐसा ही था, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज ये प्रीवियसली टैक्स इसके ऊपर चार्ज नहीं हुआ था, इसको हमने टैक्स नहीं किया था। टैक्स हम किसको कर रहे होते हैं, सेल्स को कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो लोन एडवांसेस वगैरह होते हैं, अगर ये आपको रिकवर नहीं हुए तो ये आपका बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकते। जो सेल्स वगैरह की हैं वही सिर्फ क्या हो सकती हैं, आपका एज अ बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम हो सकती हैं। ठीक है। और ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है यही हमने डिस्कस की थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी, कि कोई भी इनकम जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनी, आप उसको कभी भी एज अ बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। अब बैड डेट कितना क्लेम करेंगे, जितना हमने प्रीवियसली अपनी इनकम का पार्ट बनाया था, जितना हमने प्रीवियसली उसको रिकॉर्ड किया था, वही क्या होगा, हमारी बैड डेट क्लेम हो रहा होगा। मतलब जो राइट ऑफ हो गया है,
जो हमें पता है कि हमें नहीं मिलना, जो एक्चुअल राइट ऑफ अमाउंट है, वही हमारा क्या हो रहा होगा, बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम हो रहा होगा। और एंड पे कि हमें अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, पता है कि यह डेट रिसीव नहीं होगा, फिर ही हम क्या कर सकते हैं, बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। और रिमेंबर, जो भी आप बैड डेट राइट ऑफ करेंगे, वो जो भी आप बैड डेट क्लेम करेंगे, वो कभी भी जो अमाउंट राइट ऑफ की है उससे एक्सीड नहीं हो सकता। मतलब आप कहते हैं कि लाख रुपए का बैड डेट मुझे राइट ऑफ किया है, ये रिसीव नहीं होना, तो लाख रुपए को ही आप बैड डेट क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को क्लेम नहीं कर सकते, कभी भी एक्सीडिंग अमाउंट से नहीं होता। ये वो कंडीशंस हैं जो हमने ऑलमोस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम किस तरह से इसको क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा बात करते हैं बैड डेट्स की रिकवरी की, कि बैड डेट्स जो हैं अगर वो हमें रिकवर हो जाएं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हकीकतन में पेपर में बैड डेट्स एक्सपेंस से ज़्यादा जो बैड डेट्स की रिकवरी है वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ रिकवरी से क्या कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि रिकवरी कैसे होगी, किस तरह से रिकवरी होगी, वो हमने देखना है। अब रिकवरी होगी तो अकाउंटेंट जो है उसने क्या ट्रीटमेंट किया होगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स करना सीखना है। अब रिकवरी में हमेशा याद रखिएगा कि पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इसमें ये जो तमाम रिकवरी वगैरह है, इसमें हमने देखना है कि हमें रिकवरी के ऊपर लॉस हुआ है या हमें रिकवरी के ऊपर गेन हुआ है। सबसे पहले जो अकाउंटेंट ने काम किया होगा हमने उसको रिवर्स करना है। अब अकाउंटिंग आप लोग पढ़ के आते हैं, जब बैड डेट रिकवरी होती है तो उसने क्या किया होगा, हमेशा अदर इनकम का पार्ट बनाया होगा, ऐसे ही होता है। तो वो जो उसने अदर इनकम का पार्ट बनाया होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेस करवा देंगे। अकाउंटिंग जो रिकवरी होगी बैड डेट्स की, वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। देखें, जब अकाउंटेंट को बैड डेट्स रिकवर हुए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा, उसने कहाँ चार्ज किए होंगे, अदर इनकम में चार्ज किए होंगे। उसने इनकम का पार्ट बनाया होगा अकाउंटेंट ने और प्रॉफिट में ऐड किया होगा। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट जो है वो हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। उसने रिकवरी जितनी भी ऐड की है हम प्रॉफिट में क्या कर देंगे, सबसे पहले उसको लेस करवा देंगे। अब हमने टैक्स का ट्रीटमेंट जो है वो देखना है क्या है और क्या नहीं है। टैक्स का ट्रीटमेंट देखने के लिए ना मैं आपको एक इक्वेशन लिखवाता हूँ, इसको ज़रा समझना है। हम देखते हैं बैड डेट क्लेम कि आपके बिजनेस ने एफबीआर के पास जाके कितने बैड डेट क्लेम किए हैं, हम वो देखते हैं। इसमें से फिर हम लेस करवाते हैं बैड डेट अलाउड कि एफबीआर ने हमें कितने बैड डेट अलाउ किए हैं, वो हम क्या करवाते हैं, इसमें से लेस करवा रहे होते हैं। जब बैड डेट क्लेम में से जब हम बैड डेट लेस करवा दें तो ये मेरे पास क्या जवाब आएगा, बैड डेट डिसअलाउ। ये क्या आ रहा होगा, बैड डेट डिसअलाउ आ रहा होगा। आप एफबीआर के पास गए, आपने अप्लाई किया कि जी मैं 500 रुपये के बैड डेट्स जो है 5 लाख के क्लेम करना चाहता हूँ। आपने कितने क्लेम किए हैं, 5 लाख के। उन्होंने कहा जी सारा कुछ देखा, फैक्ट्स वगैरह देखे, उन्होंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ कितने के अलाउ किए, 4 लाख के, कि तुम इस 4 लाख को हम अलाउ कर रहे हैं, तुम 4 लाख को क्या कर सकते हो, अपना एक्सपेंस के तौर पे ऊपर क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब उन्होंने हमें कितने डिसअलाउ किए हैं, 1 लाख रुपए के बैड डेट्स इन्होंने हमें क्लेम नहीं करने दिए। ये इन्होंने इसलिए क्लेम नहीं करने दिए
वो क्या समझ रहे हैं कि ये 1 लाख रुपया हमारा बैड डेट नहीं होगा, हम इसे क्या कर लेंगे, रिकवर करवा लेंगे। क्या है, उनको लग रहा है हम इसे क्या करवा लेंगे, रिकवर करवा लेंगे। तो हमारे पास से क्या आ जाती है, बैड डेट डिसअलाउ आ जाते हैं। फिर हम फ्यूचर में देखते हैं कि हमें अमाउंट रिकवर कितनी हुई है, अमाउंट रिकवर्ड कितनी हुई है, उसको हम कंपेयर करते हैं। अगर अमाउंट रिकवर ज़्यादा है, डिसअलाउ कम था, तो हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा हमारे पास गेन, अगर नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको रिकवरी हुई है 1,40,000 की, आपको कितने डिसअलाउ किए गए थे, इनका यकीन था कि आप 1 लाख रुपया रिकवर करवा लेंगे, यही था। आपको कितने रिकवर हो गए हैं, 1,40,000, एक्स्ट्रा कितने रिकवर हुए हैं, 40,000। दिस विल बी योर गेन। अगर ये बैड डेट्स का गेन आया तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड, और ये क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आपको रिकवरी हुई 70,000 रुपये की, इन्होंने कहा था कि हमें यकीन है आप लाख रुपया रिकवर करवा लेंगे, आपको कितने रिकवर हुए हैं, 70,000। 30,000 से आपकी रिकवरी कम हुई है ना, तो ये बैड डेट्स रिकवरी का लॉस होगा, हम इसे क्या करवा देंगे, यहाँ पे जाके लेस करवा देंगे। बैड डेट रिकवरी अगर कम है तो हम इसको लेस करवा रहे होंगे। अगर आपको ये 3 बातें याद हो गई हैं तो बैड डेट रिकवरी जो है आपको कभी भी एग्जामिनर तंग नहीं कर सकता। हमने क्या करना है, हमेशा न्यूमेरिकल्स में जब हम जाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें सबसे पहले जो अकाउंटेंट ने रिकवरी की है, हमने भी कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं की, अकाउंटेंट को जितने भी पैसे रिकवर हुए हैं वो हम क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं, वो हमने ऐड बैक कर दिए, बिकॉज उसने लेस करवा दिए, उसने ऐड किए होंगे प्रॉफिट में रिकवरी को, हम क्या करेंगे, लेस करवा देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे टैक्स की वाली कैलकुलेशन। अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमने कितने क्लेम किए बैड डेट्स, हमें अलाउ कितने किए गए, देखेंगे डिसअलाउ कितना है, डिसअलाउ से अमाउंट रिकवर को देखेंगे, गेन हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा रहे होंगे। इसको ज़रा हम सवाल से समझते हैं। ये सारी बातें जो है ये बैड डेट रिकवरी ये हमने डिस्कस कर ली है, इनकम क्या होगी, एक्सपेंस क्या होगा, इस सवाल को ज़रा समझते हैं। ये सवाल सफिशेंट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए कि गेन क्या होगा और लॉस क्या होगा, उसको देखते हैं। कहते हैं मिस शगुफ्ता इज़ रनिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ अल नाफे बिजनेस सॉल्यूशंस। इन द टैक्स ईयर 2022 शी क्लेम्ड बैड डेट ऑफ ₹1 मिलियन एंड ₹1.5 मिलियन फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स मिस्टर जुनेद एंड मिस्टर नवाज। उसने अपने क्लाइंट जुनेद और नवाज के कितने क्लेम किए हैं बैड डेट, 1 मिलियन और 1.5 मिलियन जो है क्लेम किया है। शी वॉज अलाउड 750 एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। उससे कितने अलाउ किए गए हैं, 7.5 लाख और 8 लाख अलाउ किया गया है। उसने ये अलाउ किया गया, जिस साल उसको अलाउ किया गया टैक्स ईयर 2022 में, उसने उस साल क्या किए होंगे, इनको क्लेम कर लिया होगा, ये लेस करवा लिए होंगे। अगले साल उसको जुनेद से 9 लाख रिकवर हो गया, नवाज से 5 लाख रिकवर हो गया। हमने बताना है कि 2023 में कितनी अमाउंट उसकी इनकम में ऐड हुई होगी, ये हमने क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब इसी के हम मुताबिक लिखते हैं। ये सवाल पढ़ा, आपको बैड डेट्स की एंट्री यही आनी है। अब सबसे पहले अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, अकाउंटेंट को ये 9 लाख और 5 लाख रिकवर हुए थे, उसने ये प्रॉफिट में ऐड किए होंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 पॉइंट कितना बनता है, 1.4 मिलियन जो है ये जो अकाउंटेंट ने ऐड किए होंगे ये लेस करवा देंगे। इसने हमें नहीं बताया कि अकाउंटेंट ने ऐड किए हुए हैं कि नहीं किए, बट ये अंडरस्टूड है जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ होगा उसने बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा और अगले इनकम को यहाँ पे चार्ज कर दिया होगा और इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया होगा। तो ये जो अकाउंटेंट ने रिकवरी की है 1.4 मिलियन की, इसने प्रॉफिट में ऐड की होगी, हम सबसे पहले क्या करवा देंगे, इसको लेस करवा देंगे।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, टैक्स ट्रीटमेंट निकालना है। अब आप देखें ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब पहले हम बात करते हैं कौन था इसके पास, जुनेद। अगर हम जुनेद के पर्सपेक्टिव से बात करें, इसने जुनेद के बैड डेट्स कितने क्लेम किए थे, 1 मिलियन के इसने बैड डेट्स क्लेम किए थे। इसको डिपार्टमेंट ने कितने अलाउ किए हैं, 750। तो बैड डेट क्लेम लेस बैड डेट अलाउड, कितने डिसअलाउ किए गए, 2.5 लाख। उन्हें था कि ये जुनेद से 2.5 लाख रुपए तक की रिकवरी करवा लेगी। इससे जुनेद से कितनी अमाउंट रिकवर हुई है, 9 लाख। तो अब आप खुद देखें, हमें था कि कितना रिकवर करवा लेगी, 2.5 लाख। इसने कितना रिकवर करवा लिया, 9 लाख। कितनी रिकवरी एक्सेस हुई है, ये 6,50,000 क्या है इसकी इनकम होगी। तो ये इसकी इनकम हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये इसका पार्ट बन जाएगी। गॉट इट। आगे चलते हैं। अगर हम नवाज की बात करें, नवाज के इसने बैड कितने क्लेम किए थे, 1.5 मिलियन के। इसे कितने क्लेम करने दिए गए हैं, 8 लाख के। 8 लाख इसने क्लेम किया है। इसे कितना डिसअलाउ किया था, 7 लाख। इन्हें यकीन था कि ये नवाज से 7 लाख रुपए की रिकवरी करवा लेगी। इसने कितने रिकवर किए हैं, 5 लाख रिकवर किए गए हैं। आप बताएं एक्सेस रिकवर हुआ, कम रिकवर हुआ है, कम। ये 2 लाख की रिकवरी कम है, तो हम ये क्या कर लेंगे, इस 2 लाख को हम यहाँ पे एज आ एक्सपेंस के तौर के ऊपर ट्रीट कर लेंगे। आपने सिंपल याद रखनी है कि अगर ये अमाउंट रिकवर ज़्यादा है और ये बैड डेट डिसअलाउड कम था, गेन, अमाउंट रिकवर कम है, ये ज़्यादा, तो हमारा क्या होगा, लॉस हो रहा होगा। अगर हम इसको लिख लें, अमाउंट रिकवर is greater than bad debt disallowed, और दूसरा अमाउंट रिकवर्ड लेस देन बैड डेट डिसअलाउड। अगर ये वाला सीन है तो ये हमारा गेन बनता है, ये हमारी इनकम है। अगर ये वाला सीन है तो ये हमारा लॉस है, ये हमारा एक्सपेंस है। ये जो गेन है ये ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस है ये लेस हो रहा होगा। आपने ये 2 बातें जो हैं वो याद रखनी है, इन 2 बातों को आपने नहीं भूलना। ठीक है, समझ आ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आवाम को ये ट्रीटमेंट ही नहीं आता। कहते हैं यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, किस तरह से इसको लेके चलेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, किस तरह से नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। अगर आपको ये हो गया तो हर न्यूमेरिकल में तकरीबन बैड डेट्स की एडजस्टमेंट भी आती ही आती है, जो हमने क्या करनी है, टेकअप करनी होती है। जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अकाउंटेंट को क्या हुआ है, जब अकाउंटिंग कर रहे हैं अकाउंटेंट को लगा पता नहीं अमाउंट रिकवर हो गई है, बैंक में पैसे आ गए, बैंक डेबिट किया, ये जो डेबिट हो गया सर, वो तो उसने एक्सपेंस में माइनस कर दिया होगा। क्यों, और भाई ये बैड डेट्स रिकवरी होती है, ये आपके अदर इनकम का पार्ट बनती है। यस, अदर इनकम उसने इनकम में शो की, उसने जब अकाउंटेंट ने पैसे रिकवर किए थे सर, 9 लाख और समथिंग 750 9 लाख और 5 लाख 14 लाख रुपया उनको उस साल रिकवर हुआ था बैड डेट से। रिकवर हुआ ऊपर वाली अमाउंट कौन सी है, इससे ऊपर वाली अमाउंट जिसमें से हम ये माइनस वो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकाला होगा, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला होगा उन्होंने एंड पे, इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसने उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 14 लाख रुपये ऐड किया हुआ था, इनकम थी। हम सबसे पहले हमने क्या किया, उसको लेस करवाया और बाद में हमने टैक्स ट्रीटमेंट निकाला है, हम इसको कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन है, क्लियर है। अगर बैड डेट्स आपको समझ आ गया तो बैड डेट से भी कंफर्म एडजस्टमेंट आती है जो हम करेंगे। ठीक है, इतने रखते हैं। फिर कल हम डेप्रिसिएशन करेंगे और प्रोबेबली ट्यूसडे को हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। अगले वीक में एओपी अदर एरियाज करके अगले वीक में हमारा इनकम टैक्स जो है वो सारे का सारा वाइंड अप हो जाएगा
उसके बाद आई गेस 1 अगस्त से पहले पहले हम सेल्स टैक्स करके फ्री हो जाएंगे आई गेस।